हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज की इस फिजिक्स की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक नया अध्याय ठोसों के यांत्रिक गुण। आज का यह वीडियो इस अध्याय का दूसरा वीडियो है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी प्रबोध बुक में 550 पेज नंबर से 553 पेज नंबर को कवर करने वाला है। आइए हम आपकी इस क्लास को स्टार्ट करें। लास्ट वीडियो में हमने प्रत्यास्थता के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। आज हम उसी के ही आगे कुछ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है प्रत्यास्थता की थकान। इसी को हम प्रत्यास्थ श्रांति भी कहते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा याद है आपको कि जब हम उसको खींचते जा रहे हैं, जब हम उस पर बाह्य बल लगाते जाते हैं तो वस्तु में विकृति होती जाती है। लेकिन अंत समय क्या हो जाता है, जब हम उसमें बाह्य बल लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं, लेकिन अब उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तो जब तक हम वह मैक्सिमम जो बल है जिसके अंतर्गत विकृति हमको दिखाई दे, वो प्रत्यास्थता की सीमा होती है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अधिक समय तक विरूपक बल लगाए जाए तो वस्तु में उत्पन्न विकृति का मान धीरे धीरे कम होने लग जाता है और ऐसा आभास होता है कि अब वस्तु थक गई है। किंतु यदि वस्तु से विरूपक बल हटा दिया जाए, अर्थात उसे थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए, तो पुनः वही विकृति उत्पन्न होने लगती है जो आरंभ में हो रही थी। वस्तुओं के इसी गुण को ही हम प्रत्यास्थ श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान कहते हैं। अर्थात लंबे समय तक अगर हम बहुत देर तक सतत उपयोग करते रहें, कंटिन्यू उसको प्रत्यास्थता उसको खींच के रखे रहें, तो प्रत्यास्थता के गुण में कुछ अस्थायी रूप से क्षति आ जाती है। अस्थायी रूप से कहने का मतलब कि अगर मैंने उसको खींच के रखा हुआ है, बहुत देर तक खींच के रखा हुआ है, फिर मैं अगर उसमें से वो जो मैंने बल लगाया था उसको हटा देती हूँ, तो क्या होता है कि वो अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए कुछ समय लेता है। मतलब वो थक जाता है, मतलब अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए उसको टाइम लगता है। तो यही जो होता है वो प्रत्यास्थता की थकान कहलाती है। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जब किसी वस्तु पर हम विरूपक बल आरोपित करें तो वह विकृत तो हो जाती है, तथा जब विरूपक बल को हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ भी जाती है। परंतु अगर हम प्रायोगिक रूप से परिणामों में यह निष्कर्ष निकालें तो विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु तुरंत अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती, बल्कि इस क्रिया में कुछ समय लगता है। इसे ही हम प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहते हैं। अर्थात विरूपक बल को हटा लेने पर, विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तुओं को अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करने में होने वाली जो देरी को प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहते हैं। जो प्रभाव है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। और प्रत्यास्थता की थकान में क्या होता है कि वो वस्तु जो है अपनी पूर्वावस्था में आने के लिए, मतलब वो प्रॉपर अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाता है, या आता है तो बहुत टाइम लगता है उसको आने में, तो उसको हम लोग प्रत्यास्थता की थकान कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जितनी देरी हो रही है इस प्रभाव को, मतलब अपनी पूर्वावस्था में आने के लिए जितनी देरी हो रही है, इस प्रभाव को हम प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहते हैं। प्रत्यास्थ संबंधी प्रयोगों में इसी प्रभाव के कारण भार उतारने या चढ़ाने के बाद कुछ समय रुककर पाठ्यांक लिया जाता है, क्योंकि प्रत्यास्थता का गुण उसमें रहता है लेकिन थकान भी रहती है उनकी, है ना। इसीलिए क्या होता है ना, जब कोई एक बार ले लेते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ताकि वो अपनी पूर्वावस्था में वापिस आ जाए। क्वार्ट्ज तथा फास्फोरस, ब्रॉन्ज में यह प्रभाव जो होता है ना बहुत शून्य माना जाता है। मतलब होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। इसीलिए जनरली क्या होता है, जहाँ पर निलंबन तार लगाए जाते हैं, जहाँ पर हमको पाठ्यांक लेने रहते हैं रियल में, तो वहाँ पर ये फास्फोरस और क्वार्ट्ज के बने हुए तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रभाव जो होता है उनमें कम पाया जाता है। जानते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था हुक के नियम के बारे में कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत हैं अगर हम, तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल प्रतिबल है ना, उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट, और यही होता है हमारा ये जो कांस्टेंट है वो प्रत्यास्थता गुणांक।
इसे हम ई से दर्शाते हैं, कैपिटल ई से दर्शाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर, उसी को पास्कल भी कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन बोलें तो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल और उसमें उत्पन्न विकृति के अनुपात को ही हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यह प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार का होता है। पहला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा दृढ़ता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। सबसे पहले हम जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक, उसी को कहते हैं। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य का मतलब कोई भी चीज में हम अगर उसको लंबाई के हिसाब से उसमें प्रतिबल लगा रहे हैं, प्रतिबल जानते हैं ना, एकांक एरिया पे लगने वाला बल, और विकृति जितना उसका प्रारंभिक रूप था और उसमें जितना परिवर्तन हुआ उसी के अनुपात को विकृति कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल Y से दर्शाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा, F/A, और अनुदैर्ध्य विकृति जो है इसका जो परिवर्तन हुआ है उसकी आकृति में या लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इस प्रकार से अगर मैं y इज बोलूँ F/A और अपॉन में डेल L/L, तो y इज क्या बन जाएगा फॉर्मूला, FL/A.L। इसके हिसाब से अगर ध्यान दें तो यही अगर हम बोलें कि एकांक एरिया ले लेते हैं, मतलब एरिया अगर मैं 1 ले लूं और जो लंबाई है L उसको हम क्या ले लें, जितना उसका प्रारंभिक लंबाई था। तो इस हिसाब से अगर बनाएं तो क्या हो जाएगा, y जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल F की इक्वल, अर्थात किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक का आंकिक मान उस बल के बराबर होता है जो उस पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार की लंबाई को दुगना कर दे। ध्यान देना है ना, जबकि यह परिवर्तन प्रत्यास्थता की सीमा में हो। ये डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, मतलब ये समझने के लिए है कि अगर हम उतना बल लगाएं जिससे कि पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार की लंबाई जो है वो दुगनी हो जाए, वो उसकी क्या कहलाती है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होती है। और यह जो है मतलब हम इसको फोर्स से रिलेट कर रहे हैं, इतना बल लगाइए कि उसकी लंबाई दुगनी हो जाए, अर्थात जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि y का मान अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वह अधिक प्रत्यास्थ उसमें गुण है, प्रत्यास्थता का गुण उस पदार्थ में अधिक है करके। दृढ़ता गुणांक, लघु विकृति के लिए बहुत ही अगर थोड़ा सा विकृति हुआ है तो अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे अपरूपण गुणांक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे ही हम अपरूपण गुणांक भी कहते हैं। एग्जाम में ध्यान रखिएगा इनके नाम जो है ना। अभी आप लोगों को इसमें 2 वर्ड नए आपको मिल रहे हैं कि अगर आप दृढ़ता गुणांक निकालना चाहते हैं तो अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति हम किसे कहेंगे। आइए जरा इसको समझते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक सॉलिड है। अब सॉलिड को जब हमने उसको खींचा तो उसके आकार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सपोज उसका जो डिस्टेंस है उसमें चेंजेस जो दिखाई दे रहा है, विकृति जो हो रही है वो कितनी हो रही है, डेल एक्स। आपको जैसे डायग्राम में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, डेल एक्स। और जो वस्तु जो है प्रारंभिक लंबाई उसकी कितनी है, कैपिटल L है। और आपको दिखाई दे रहा है जो येलो कलर में है वो वस्तु का एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये जो अपरूपण प्रतिबल है वो होता है क्या है कि वस्तु के द्वारा जो एकांक एरिया में, जो अनुप्रस्थ काट का जो एरिया दिखाई दे रहा है उसके एकांक एरिया पे लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वही होता है अपरूपण प्रतिबल। और अपरूपण विकृति क्या होगी, डेल एक्स अपॉन कैपिटल L, मतलब कि जितना उसमें चेंजेस आया और बटे में उसका जो ओरिजिनल जो रूप था वो कितना था करके।
तो ये जो आपने रेशियो बताया है यही होता है दृढ़ता गुणांक, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर सीजीएस में बोलूं तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका बीमी सूत्र अगर आप निकालेंगे तो ml⁻⁻1 and (2) होता है। आयतन गुणांक, जब किसी पदार्थ को अगर मान लेते हैं हम जल में डुबो देते हैं तो उस पर जलीय प्रतिबल कार्य करने लगता है जो कि पदार्थ के आयतन में कमी उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार की विकृति को हम आयतन विकृति कहते हैं। जलीय प्रतिबल तथा उत्पन्न आयतन विकृति के अनुपात को ही आयतन गुणांक कहा जाता है। या और भी इसे हम डिफरेंट तरीके से भी बोल सकते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु में उत्पन्न अभिलंब प्रतिबल और उसमें उत्पन्न आयतन विकृति। आयतन विकृति में ध्यान रखना है उस वस्तु के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में जो चेंजेस आता है। जैसे लंबाई के इसे ना देख के, क्षेत्रफल को ना देखते हुए हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब में चेंजेस देखते हैं तो वो विकृति आयतन विकृति कहलाती है। और अभिलंब प्रतिबल मतलब कि उसका लंबवत जितना भी एकांक हम बोलते हैं, एकांक एरिया ना बोल करके एकांक लंबाई में लगने वाला जो बल है प्रतिबल, मतलब विरोधी बल, वो प्रतिबल कहलाता है। एकांक लंबाई पर लगने वाला विरोधी बल प्रतिबल कहलाता है। तो इसका जो अनुपात बनता है वो होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, मतलब कि आपका अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। इसे कैपिटल बी से भी दर्शाते हैं और कैपिटल के से भी दर्शाते हैं। अभिलंब प्रतिबल F/A और आयतन विकृति माइनस डेल V अपॉन V, मतलब आयतन में परिवर्तन बटे V। अब यहाँ पर ये जो माइनस लगा है ये साइन जो है वो आपके आयतन में कमी को बताता है कि जो आयतन था पहले उसमें परिवर्तन हुआ लेकिन वो कम हो गया, इसीलिए माइनस चिन्ह डाला रहता है इसमें। तो फाइनली जो आपको मिलेगा यहाँ पर K या B बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू माइनस PV अपॉन में डेल V। P मीन्स F/A, मतलब उसी को ही हम लोग अभिलंब प्रतिबल कहते हैं ना। आइए अब हम अपने प्रत्यास्था के अनुप्रयोगों के बारे में जानें। और उसमें सबसे पहला हम एक देखते हैं एग्जाम्पल कि जब हम गर्डर या रेलगाड़ी की पटरी का निर्माण करते हैं तो उसमें हम उसका शेप जो है वो आई आकार का बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। कि जब भी हम कोई क्षैतिज छड़ लेते हैं और या कोई दंडाकार शेप का कोई रॉड लेते हैं जिसके आधार कसे हुए रहते हैं बहुत ही, और उस पर हम कोई चीज को लटकाते हैं या भार रखते हैं तो उनमें झुकाव पैदा होता है। अब ये जो झुकाव है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल रहता है उस वस्तु के गहराई के और उसके यंग प्रत्यास्था गुणांक के। मैंने इनवर्स प्रोपोर्शनल कहा है, मतलब वस्तु की गहराई ज़्यादा रहेगी। अगर वस्तु की गहराई ज़्यादा है तो झुकाव कम होगा, वैसे ही यंग प्रत्यास्था गुणांक ज़्यादा है तो झुकाव कम होगा, उल्टा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है कि हम वस्तु को बहुत चौड़ा ना बना करके वस्तु को गहरा बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बस जो रेलगाड़ी की पटरी या गर्डर जो रहते हैं वो आई के आकार के बनाए जाते हैं जिससे कि झुकाव या भार कम हो और उसमें स्टील जो है, जो हमने मटेरियल यूज़ किया स्टील, वो भी हमको कम लगे। आपको याद होगा आपकी साइकिल में जो छड़ भी होती है ना, लोहे की जो ठोस छड़ रहती है, उसकी जगह पर हम खोखले पाइप का उसमें प्रयोग करते हैं। इसका रीज़न भी यही होता है। पुल के निर्माण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ट्रैफिक के भार, आंधी तूफान के बल, स्वयं का भार आदि के कारण उसमें झुकाव उत्पन्न ना हो। और इसीलिए यही जो मैंने अभी बताया, झुकाव उत्पन्न ना हुआ ना, तो ये झुकाव से बचाना है उनको। तो इसीलिए ऐसे पदार्थ का यूज़ किया जाता है जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक हो, क्योंकि वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक रहेगा तो झुकाव जो है वो कम होगा। तो इसीलिए ये जो रहता है वो स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है। इसी प्रकार जब हम भारी बोझों को उठाने के लिए क्रेनों का उपयोग करते हैं
तो उसमें भी इन क्रेनों में धातु की बनी मजबूत रस्सियों का प्रयोग किया जाता है। इन रस्सियों की मोटाई तथा धातु का चयन इसी प्रकार किया जाता है जिसमें कि कोई जो धातु है वो उनका प्रत्यास्था का गुण अधिक होना चाहिए। जब हम रबर और स्टील की तुलना करते हैं तो हमें रबर की अपेक्षा स्टील जो है अधिक प्रत्यास्थ नजर आता है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने लिया एक रबर और एक स्टील, दोनों का लेंथ है 10 मीटर ले लेते हैं और दोनों का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो आपको 1 दिखाई दे रहा है। मीन्स एकदम सिमिलर है, लेकिन मटेरियल जो है एक रबर है और एक स्टील है। हम इनका यंग मॉडुलस मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जब हमने इस पर बाह्य बल लगाया तो वस्तु जो है वो बल हम जब जितना लगा रहे हैं, सपोज 100 न्यूटन का बल हमने लगाया दोनों साइड खींच करके, तो वस्तु जो है वो 5 मीटर जो है वो आगे बढ़ गई मान लेते हैं। और स्टील में भी हमने बल उतना ही लगाया, 100 न्यूटन का बल हमने लगाया, लेकिन स्टील बेचारी क्या हुई, 1 मीटर ही आगे बढ़ी। अब हम इसका यंग मॉडुलस निकालते हैं। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है प्रतिबल बटे विकृति। F अपॉन A हमने बल लगाया था 100 और एकांक जो एरिया था एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो तो हमने एकांक लिया था, तो अपॉन में बन जाएगा। और डिवाइडेड बाय जो विकृति है वो होती है जितना परिवर्तन हुआ है उसका कितना परिवर्तन हुआ, पहले वो 10 मीटर की थी और अभी 15 की हो गई, तो परिवर्तन कितना हुआ, वो 5 का हुआ। बटे में प्रारंभिक लंबाई तो 10 थी प्रारंभिक लंबाई, तो 5/10 लिख दिया गया। सॉल्व किया गया जब हमने रबर का यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो हमको क्रॉस हम जब मल्टीप्लाई वगैरह सब कर रहे हैं क्रॉस करके, तो यहाँ पर हमको 200 मिल रहा है। वहीं जब हम स्टील के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने F अपॉन A वैल्यू वही पुट किया 100 अपॉन 1 करके, और डेल L अपॉन L अगर हम कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ 1 ही मीटर वो आगे बढ़ा, तो चेंजेस कितना हुआ, 1/10। पहले 10 था, अभी वो थोड़ा बढ़ करके 11 हो गया, है ना। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर जब यंग मॉडुलस है वो कितना मिला बेटा, उसको आप जब सॉल्व करोगे तो 1000 मिल रहा है। तो आप कंपेयर करो रबर और स्टील में, तो आपको यहाँ पर रबर में 200 और वहीं स्टील में आपको 1000 मिल रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक। जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है वह वस्तु अधिक प्रत्यास्थ होती है। हम स्ट्रेचेबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बेटा, प्रत्यास्थ के बारे में बात करें, मतलब कि वो अपनी पूर्वावस्था में आ सकती है। इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो। रबर और स्टील आप ले लो, रबर को आप खींच रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब रबर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन स्टील को अगर आप खींचते हो तो वो कभी टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होता। तो इसलिए भी हम बोलते हैं कि वस्तु जो है उसमें रबर और स्टील में वस्तु में कंपेयर करेंगे तो रबर ज़्यादा प्रत्यास्थ है। आज के वीडियो में इतना ही। अब आते हैं होमवर्क की बारी। क्वेश्चन है, जल और वायु में अधिक प्रत्यास्थ कौन है? स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है, तांबे की नहीं, क्यों? किसी पदार्थ की प्रत्यास्था को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखेंगे। प्रत्यास्था का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब अगर हम वस्तु में ताप को बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्था किस प्रकार से परिवर्तित होती है। इलेस्टोमर क्या होता है, इसे आप लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।